1992-93 के आसपास में झाबुआ में मेहताब सिंह के घर में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम नम्रता दामोर रखा। अब मेहताब सिंह जो थे वो एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का झाबुआ के एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। नम्रता शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में जाती गई उसका इंटरेस्ट साइंस में बढ़ता गया। साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से नम्रता डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए नम्रता ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी कि जितने भी मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब्स या फिर मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम होती थी वो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड करवाता था, जिसका नाम व्यापम भी है। अब 2009-10 के बीच में ऐसी न्यूज़ आने लगी कि कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये कह रहे थे कि व्यापम बोर्ड जो एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अब ये न्यूज़ मार्केट में कुछ टाइम तक चली, उसके बाद ये अपने आप ही ठंडी पड़ गई। तो वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। नम्रता ने पूरी तैयारी के साथ में 2010 में पीएमटी की एग्ज़ाम दी। अभी जैसे नीट चल रहा है उससे पहले पीएमटी नाम से मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम होती थी। नम्रता पीएमटी की एग्ज़ाम दे चुकी थी और कुछ ही टाइम बाद उसका रिजल्ट आ जाता है और वो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाती है। पास होने के बाद में नम्रता को ग्वालियर में एक मेडिकल कॉलेज मिलता है। नम्रता कुछ टाइम उस कॉलेज में रहती है और 1 महीने बाद ही वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके इंदौर के मेडिकल कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करवा लेती है। नम्रता ने इंदौर के कॉलेज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसकी लाइफ में अब सब अच्छा चल रहा था, पर तभी 2012 की जनवरी में एक न्यूज़ आती है कि उज्जैन के रेलवे ट्रैक पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। अब ऐसे कोई अनजान डेड बॉडी पुलिस को मिलती है तो उसकी जांच करने के लिए और पता लगाने के लिए कि वो बॉडी किसकी थी और उसकी मौत का रीज़न क्या था, उसके लिए पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के लिए 3 डॉक्टर्स की एक पैनल को तैयार किया गया। उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चलता है कि ये बॉडी 19 साल की एक लड़की की है जिसका नाम नम्रता दामोर है। जैसे ये न्यूज़ नम्रता की फैमिली को मिलती है, उनकी फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नम्रता की डेथ के 3 दिन बाद जो डॉक्टर्स की पैनल थी उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी। उन्होंने उसमें बताया कि नम्रता की मौत मर्डर है। उसकी नाक पर 3 नाखूनों के निशान हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि नम्रता की मौत नाक, मुंह और गला दबाने की वजह से हुई है और साथ ही में डॉक्टर ने ये भी बताया कि हो सकता है कि नम्रता के साथ रेप भी हुआ हो। जब ये रिपोर्ट डॉक्टर्स ने पुलिस को सबमिट करी तो उज्जैन की पुलिस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया और उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद में उज्जैन की पुलिस ने एक चिट्ठी मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट को लिखी ताकि वो इस रिपोर्ट को रीचेक कर सके और अपनी तरफ से खुद एक नई रिपोर्ट सबमिट कर सके। पुलिस ने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद में मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसकी जांच शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने खुद इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करी, पर अब मामला कुछ और ही था। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि नम्रता की मौत मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड है। जो डॉक्टर की एक पैनल थी उन्होंने इस रिपोर्ट को सही तरीके से जांचा नहीं था और बॉडी का सही तरीके से एग्जामिनेशन नहीं किया था, जिस वजह से डायरेक्टर ने उनकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया और डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह एक सुसाइड है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि लड़की ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की है। सुसाइड बताने के बाद में पुलिस ने इस केस को यहीं पर बंद कर दिया। अब 2013 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लगी कि व्यापम एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। उससे पहले ही 2012 में एग्ज़ाम सेंटर्स पर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो कि रियल कैंडिडेट्स थे ही नहीं, यानी कि रियल कैंडिडेट्स की जगह फेक कैंडिडेट्स उनके लिए एग्ज़ाम दे रहे थे। अब जब व्यापम के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स बढ़ने लगी तो एमपी की गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई। उस टाइम एमपी में बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। रिपोर्ट्स के चलते जांच शुरू हो गई थी, पर अब जब इसके बारे में जांच हुई तो पता चला कि ये तो एक पूरा स्कैम है। इस पूरे व्यापम घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी, दलाल और तो और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे जो कि स्टूडेंट से पैसे लेकर उन्हें एग्जाम्स में पास करवाते थे। अब ये घोटाला होता कैसे था वो समझते हैं। तो जो दलाल लोग थे वो स्टूडेंट से पैसा लेते, उसके बाद में या तो रियल कैंडिडेट्स की जगह वो अपनी तरफ से एक फेक कैंडिडेट को एग्जाम देने सेंड करते, या फिर उनकी मार्कशीट चेंज करते, या फिर रोल नंबर में हेर बदल करते थे। इस चीज़ का यूज़ करके वो स्टूडेंट्स को पास करवा देते। अब जब इस घोटाले की जांच हुई तो उसमें जो कैंडिडेट इसका यूज़ करके पास हुए थे, वो जो लोग इसमें शामिल थे
और जो फेक कैंडिडेट्स थे उन सबकी एक लिस्ट जारी की गई। कुल मिला के इस लिस्ट में उन लोगों का नाम था जो कि इस पूरे घोटाले में शामिल थे। अब ये पूरी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लिस्ट में एक नाम नम्रता दामोर का भी था। बताया जा रहा था कि नम्रता भी इसी स्कैम का यूज करके 2010 में पास हुई थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि नम्रता की इस स्कैम से आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। जो लोग इस घोटाले को करने में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी 2013 और 14 के बीच में हो गई थी। उसके अगले साल ही 2015 में एक रिपोर्टर जिसका नाम अक्षय सिंह था, वो जिन लोगों की डेथ अचानक से हुई थी और जो लोग इस व्यापम घोटाले से कनेक्शन रखते थे उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अक्षय नम्रता के घर भी उनके फादर से बात करने गए थे क्योंकि जो लिस्ट निकली थी उसमें एक नाम नम्रता का भी था। अब जब अक्षय नम्रता के फादर से उनके ही घर पर बात कर रहे थे तभी अचानक से अक्षय के मुंह से झाग निकलने लगे। जब अक्षय को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि अक्षय की मौत हो चुकी है। ये बात बहुत चौंकाने की है कि जो भी लोग इस केस से कनेक्शन रख रहे थे या फिर पता करने की कोशिश कर रहे थे उनकी अचानक से ही मौत हो रही थी। इस वजह से पब्लिक में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ने लगा और अपोजिशन पार्टी भी इस केस के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया ताकि सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर सके और पता लगा सके जिन जिन लोगों की अचानक से मौत हुई है उसकी सही वजह क्या है। जब यह केस सीबीआई के हाथ में गया तो नम्रता की फाइल भी वापस खोली गई ताकि पता चल सके कि उसकी डेथ मर्डर थी या फिर नम्रता का कुछ ऐसा पता था जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। अब 2017 में सीबीआई ने नम्रता के केस की फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि नम्रता की मौत एक खुदकुशी थी। सीबीआई अपनी तरफ से नम्रता के कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक कर चुकी थी और उनका कहना था कि नम्रता उस ट्रेन में मौजूद थी। इसके बाद वो जजेस को बताते हैं कि नम्रता ने ही अपनी जान ली है। जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो जजेस ने उनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि जब नम्रता का केस चला था तब उस टाइम पहले उसे मर्डर बताया गया, फिर उसके बाद में उसे सुसाइड बता दिया गया। और जब अब सीबीआई ने इसकी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें भी उन्होंने सुसाइड बताया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ न कुछ डाउट था और वो सीबीआई की रिपोर्ट से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए सीबीआई ने इस केस को वापस जारी ही रखा। सीबीआई अपनी तरफ से 2017 में ही नम्रता के केस से रिलेटेड उसके फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर सस्पेक्ट से पूछताछ कर चुकी थी, पर सीबीआई को नम्रता के मर्डर से रिलेटेड इसमें कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिस वजह से उन्होंने इसे सुसाइड ही बताया। नम्रता का ये केस 2020 तक चला। उसके बाद में कोई सबूत न मिलने की वजह से सीबीआई ने इस केस को 2020 के अंदर ही बंद कर दिया और नम्रता का मरना मर्डर था या फिर उसकी किसी ने जान ली थी उसका आज तक भी पता नहीं चल पाया। नम्रता के फादर का यही कहना है कि नम्रता को कुछ न कुछ ऐसा पता था जिसकी वजह से उसकी जान ली गई थी और वो आज भी यही कहते हैं कि नम्रता का मर्डर हुआ है। जब ये केस चल रहा था तो इसमें बहुत से लोगों की जान गई और उन लोगों के बारे में भी पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत की वजह क्या थी।